प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 2 भी बोलते हैं, अपना प्रकरण है हरित ऊर्जा की दिशा में भाग 2। हमने भाग 1 के बारे में सीखा है। आज हम भाग 2 के अंतर्गत टुवार्ड्स ग्रीन एनर्जी में परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र, जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा की निर्मित कैसी होती है, इसके बारे में हम टुवार्ड्स ग्रीन एनर्जी पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र। इसमें होता क्या है बच्चों कि परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में भी जनित्र घुमाने के लिए भाप पर चलने वाले टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं के विखंडन से निर्माण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी से उच्च तापमान की और दाब की वाष्प निर्माण करने के लिए किया जाता है। इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन घूमता है, जिससे जनित्र घूम करके विद्युत निर्मित होती है। ये कैसे होती है आप देखिए। परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्ठी होती है और ईंधन जो होता है उसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्ठी में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम या प्लूटोनियम। आगे होता क्या है, इसमें पानी से वाष्प की निर्मित के लिए यंत्र रचना होती है। फिर भाप पर चलने वाली टरबाइन रहती है, और जो भाप पर चलने वाली टरबाइन होती है बच्चों, वो क्या करती है? जनित्र को घुमाती है और विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। ये तो इसका एक क्रम है। यहाँ पर भाप पे चलने वाली जो टरबाइन है बच्चों, इसका भाप का रूपांतरण जो होता है, आप जैसा जानते हैं कि भाप को अगर आप भाप को ठंडा कर देंगे तो फिर पानी में आ जाता है वो, तो फिर यंत्र रचना में पानी काम करने के लिए आ जाता है। तो इस प्रकार से ये भाप पर चलने वाली जो टरबाइन है, उस भाप को क्या करते हैं हम, थोड़ा भाप का रूपांतरण पुनः पानी में करने के लिए यंत्र रचना का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग हम पुनः पानी से वाष्प की निर्मित के लिए प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो भाप नुकसानदेह नहीं होती है, उसको हम फिर से उपयोग में कर लेते हैं। इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। इसकी संरचना होती है बच्चों। परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण वाष्प की गतिज ऊर्जा में, और वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन व जनित्र की गतिज ऊर्जा में, और अंत में
जनित्र की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ये किस प्रकार से होता है हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। ये देखिए कैसे होता है। परमाणु की ऊर्जा जो होती है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में। और ऊष्मीय ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, वाष्प की गतिज ऊर्जा में। ये देखिए वाष्प की गतिज ऊर्जा है। अब ये क्या आगे करता है, ये टरबाइन की गतिज ऊर्जा बनाता है। इसमें यहाँ पर टरबाइन की गतिज ऊर्जा, और इसके बाद क्या निर्मित होती है, विद्युत निर्मित होती है। विद्युत ऊर्जा की निर्मित जो होती है वो होती है। तो परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है ये आप लोगों ने देखा। ये आप लोगों ने देखा। आगे जो है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है बच्चों, आपने नाम सुना होगा यूरेनियम का और यूरेनियम 235। हाउ डज न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये देखिए परमाणु कैसे यूरेनियम 235 जब टूटता है तो इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर उसका रूपांतरण यूरेनियम 236 इस समस्थानिक में होता है, और यूरेनियम जो 236 है वह अत्यंत अस्थिर होने के कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडन होकर, किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में। ये देखिए बेरियम और क्रिप्टॉन में जब इसका विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन और 200 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया में निर्मित हुए 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से और 3 यूरेनियम 235 परमाणुओं का विखंडन करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित हुए न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। तो बच्चों विखंडन की जो श्रृंखला ये है वो चलती रहती है, और परमाणु ऊर्जा केंद्र में यह श्रृंखला प्रक्रिया नियंत्रित पद्धति से की जाती है, और ऊष्मीय निर्माण होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फिशन कैसे होता है बच्चों, ये देखिए इसमें दिखाया गया है चित्र में। न्यूट्रॉन का शोषण जो है केंद्र की विखंडन श्रृंखला क्रिया है न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, जिसको केंद्र की विखंडन श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये चलती रहती है। ये देखिए प्रक्रिया है, इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पूरा कैसे निर्मित इसकी होती है। टरबाइन कैसे देखिए घूमता है। ये जो भारत के कुछ प्रमुख परमाणु विद्युतीय निर्मित केंद्र हैं ये कहाँ कहाँ है, ये कुड़नकुलम में है, तारापुर में है, रावत भाटा में है और कैगा में है। ये 4 जगह जो हो 4 स्थानों पर परमाणु विखंडन प्रक्रिया से जो होती है विद्युत निर्मित का निर्माण होता है। इसके बच्चों परमाणु ऊर्जा पर आधारित ये विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा है। ये परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में
कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता है। कोयला पानी से बिजली बनती है, लेकिन इसमें कोयले का उपयोग नहीं होता है। अतः वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके अलावा परिपूर्ण परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा निर्मित यह एक अच्छा ऊर्जा स्रोत हो सकता है, परंतु परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्माण करने में भी कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या क्या क्या है बच्चों? वायु तो प्रदूषित नहीं होती है, इसके बावजूद भी कुछ समस्याएं हैं। उस समस्याएं कौन कौन सी हैं? ये समस्याएं हैं कि परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणविक ईंधन के परमाणु विखंडन के पश्चात तैयार होने वाले पदार्थ से भी हानिकारक परमाणुविक किरणें बाहर निकालती हैं। ऐसे पदार्थ परमाणुविक कचरे का निष्कासन कैसे किया जाए, यह वैज्ञानिकों के समक्ष एक जटिल प्रश्न है। जो कचरा है इसका निष्कासन कैसे हो। और दूसरा जो पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित होने पर उससे बाहर निकलने वाले परमाणुविक विकिरण से बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि हो सकती है। ये बच्चों समस्या है। तो कोयले पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र और परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, इनकी जो रूपरेखा होती है बच्चों, जो रचना होती है, वो सब अलग अलग होती है। वो सब क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर आपको कहीं चांस मिलता है तो आप जा करके देख सकते हैं और इस विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। इसमें जो प्राकृतिक गैस होती है बच्चों, प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण होने वाली उच्च तापमान और दाब की वायु से घूमने वाला जो टरबाइन होता है, उसको उपयोग में लाए जाते हैं। वो कैसे कैसे बनती है देखते हैं हम। देखो, उच्च दाब की हवा के लिए कंप्रेसर होता है और इसके बाद ज्वलन कक्ष होता है उसमें। अब ज्वलन के लिए कोई भी ईंधन को जलाने के लिए नैसर्गिक वायु की तो जरूरत होती है, और वायु पर चलने वाले ये टरबाइन है। टरबाइन क्या करता है? जनित्र को घुमाता है। टरबाइन क्या करता है? जनित्र को घुमाता है, और जनित्र के घूमने से, जनरेटर के घूमने से जो होती है वो विद्युत ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आप जनित्र को घुमाना है, जनरेटर को घुमाना है, आप किसी भी प्रकार से उसको घुमाएंगे। जैसे आपके घर में कुछ कार्यक्रम होते हैं तो आपके यहाँ जनरेटर आता है, बोलते जनरेटर कर लो, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा। तो जनरेटर को किससे घुमाते हैं? डीजल इंजन से घुमाते हैं। डीजल इंजन चलता है, जनरेटर को घुमाता है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो सबकी कैपेसिटी, क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। बहुत सारे बल्ब जलाने हैं, बहुत सारी कुछ और करना है, तो हम बड़े पावर का जनरेटर लाते हैं। और कम बल्ब का उपयोग करना है, ट्यूबलाइट का उपयोग करना, कम डीजे बजाना है, तो छोटे जनरेटर का उपयोग हम करते हैं। तो जब हम लोग इसको करने के लिए जाते हैं तो सामने वाला पूछता है कि भाई कितना बल्ब लाइट आपको चाहिए, उस हिसाब से जनरेटर दिया जाएगा। तो बच्चों, इसमें जो होता है प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र की जो रचना होती है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। इसमें जो रूपांतरण होता है प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, इसको प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण हुई गतिज ऊर्जा में हम इसको बदलते हैं। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण हुई गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र कर उनका ज्वलन किया जाता है, और
अधिक उच्च दाब तापमान की वायु जो होती है, टरबाइन की जो ब्लेड होती है उसको घुमाती है। टरबाइन की जो ब्लेड होती है इसको क्या करती है, टरबाइन को गतिज ऊर्जा दी जाती है और ब्लेड को घूमती है, और जैसे घूमेगी उसमें से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम जो कोयले पर चलते हैं बच्चों विद्युत निर्मित केंद्र, उनकी अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें बच्चों सल्फर नहीं होता, अतः जब वो जलती है तो उसके ज्वलन से प्रदूषण भी कम होता है। तो जो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र है उसकी रूपरेखा इस प्रकार की होती है। उसकी रूपरेखा इस प्रकार की होती है, देखिए ये रूपरेखा है। ये फ्यूल है, ये ईंधन है, ये क्या है, ईंधन। यहाँ पर ईंधन भरा रहता है, ईंधन में यहाँ पर प्राकृतिक गैस आएगा, और यहाँ पर ये हवा है, हवा एयर, यहाँ पर ये हवा है, इसको दी जाती है हवा। ये क्या है बच्चों, कंप्रेसर है। ये क्या है, ये कंप्रेसर है, और ये ज्वलन कक्ष है, कंबस्शन हैमर है। यहाँ पर गैस जलती है और ये कंप्रेसर है। यही क्या करता है, ये गैस ये टरबाइन को क्या करता है, देखिए रोटेट करा रहा है। ये गैस टरबाइन है, और यही गैस टरबाइन बाहर जो पड़ने वाली गर्म गैसें हैं, ये बाहर पड़ने वाली गर्म गैसें हैं, ये गैस टरबाइन क्या करता है, ये जनित्र है, ये जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, जनरेटर को जनित्र बोलते हैं। इसको देखिए शाफ्ट को इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तैयार हो रही है। ये प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांट है, इस प्रकार के प्लांट लगाए जाते हैं। ये बच्चों जो प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांट हैं वो कहाँ कहाँ पर है, समरलकोटा में है, अंजनबेल, समरलकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अंजनबेल महाराष्ट्र में पड़ता है, बवाना है दिल्ली में पड़ता है, और कोडापल्ली है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनकी क्षमताएं भी है कि ये कितनी क्षमता पैदा कर सकती है। तो जो समरकोटा में है आंध्र प्रदेश में वो 2620 मेगावाट की निर्मित करती है। जो अंजनबेल महाराष्ट्र में है 2220 मेगावाट, जो बवाना में है दिल्ली में वो 1500 मेगावाट, और जो कोडापल्ली आंध्र प्रदेश में है 1466 मेगावाट की बिजली जो होती है वो तैयार होती है। ये आप जानते हैं कोयले में बहुत धुआं निकलता है, बहुत वायु को प्रदूषित करता है वो, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऐसे अब ईंधन का सरकार उपयोग कर रही है कि जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसे ईंधनों का प्रयोग करके हम बिजली निर्मित करें। भारत के कुछ प्रमुख प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र व उनकी निर्मित क्षमता जो हमने आपको बताया, ये देखिए हमने लिखा भी है इधर। तो बच्चों ऊर्जा निर्मित करना, ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा का उपयोग करते समय यह हमेशा ध्यान में रखें कि अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग अत्यावश्यक होने पर भी वह आवश्यक उतना ही और सोच समझकर करना चाहिए। नहीं तो जो ईंधन है एक दिन खत्म हो जाएंगे और हम ऊर्जा निर्मित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे हम क्लासरूम में रहते हैं, क्लास के बाहर जाते हैं
तो हम पंखा, लाइट ध्यान दें, उसको बंद करके जाएं। जब आवश्यक है उसको ऑन करें, नहीं तो उसका स्विच क्या कर दें, ऑफ कर दें। विद्युत निर्मिती प्रक्रिया जो होती है उसका डायरेक्ट संबंध पर्यावरण पे पड़ता है बच्चों। डायरेक्ट संबंध पर्यावरण पर पड़ता है। आपने ईंधन देखा यहाँ पर, कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन या यूरेनियम। कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन या यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम। यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे परमाणविक ईंधनों का उपयोग करके दी गई विद्युत निर्मिती यह पर्यावरण स्नेही नहीं है। अर्थात इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत निर्मिती करने से इनके उपयोग के कारण पर्यावरण पर दुष्परिणाम हो सकता है। तो पर्यावरण पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है बच्चों? कोयला या प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन के ज्वलन से बहुत सारी गैसें निर्मित होती हैं, हवा में मिल जाती हैं, हवा को प्रदूषित कर देती हैं। ईंधन का जब पूरा पूरा जलन नहीं हो पाता है, ज्वलन नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे आप जानते हैं, उसका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा भी अगर पर्यावरण में ज़्यादा हो जाती है तो उसका भी दुष्परिणाम हम लोगों पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है। तो जो पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनके ज्वलन से निर्माण होने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण कभी कभी अम्लीय वर्षा भी होती है, रेन एसिड बोलते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है वो भी पूरा पूरा नहीं जलने से धुओं के कण हवा को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर दमा जैसे श्वसन संस्था के रोग हो जाते हैं। आजकल जो प्राकृतिक गैसें हैं, एलपीजी, सीएनजी, इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन बच्चों इसका भी भंडार सीमित ही है। तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि जो वैश्विक भंडार है 200 से 300 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे समाजसेवियों को, परिणाविदों को, सबको सोचना पड़ेगा कि आगे हम विद्युत निर्मिती कैसे करें, उसका बुरा असर हम लोगों पर न पड़े। तो बच्चों, अगर हम जल संचय करके विद्युत ऊर्जा निर्मित करते हैं, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित करते हैं, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित करते हैं, तो जो ऊर्जा स्रोत है, जल संचय है, तेजी से बहने वाली पवन हवा है, सूर्य प्रकाश है, जैविक ईंधन है, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। इसके अलावा इनके प्रयोग से बहुत सारी समस्याओं का निर्माण भी नहीं होता है। अतः इस प्रकार की अगर निर्मित ऊर्जा हम करेंगे तो इसको ही हम पर्यावरण स्नेही बोलते हैं। इसे ही हम हरित ऊर्जा भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम आप लोगों को जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैसे विद्युत निर्माण इसके होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चों, आप जैसे सब लोग जाते हैं, पानी बहता है, उसमें गतिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा भी एक पारंपरिक स्रोत है। तो करते क्या है हम जल विद्युत ऊर्जा में, बड़े बड़े जलाशय बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े डैम, आपने सुना है, बांध बना के पानी रोका जाता है और पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है और उसका उपयोग जो टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र होता है उसको घुमाने के लिए किया जाता है।
उसको क्या करते हैं, घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक किस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए। स्थितिज ऊर्जा पानी का जो भंडार है, डैम बना करके हम पानी रोके रहते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा समाई रहती है। पानी द्वारा चलने वाला टरबाइन, पानी द्वारा क्या होता है, ये चलने वाला टरबाइन है। टरबाइन जो होता है, इसको पानी को ऊंचाई से हम गिराते हैं इसकी ब्लेड पर, तो ब्लेड पर गिरता है तो ब्लेड क्या होती है, घूमती है, और वो जो घूमता है तो जनित्र को भी घुमाता है, और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, निर्माण होती है। तो ये जल विद्युत केंद्र के विविध चरण है। इस प्रकार से हम जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों, जल विद्युत ऊर्जा जो क्या है, जो पानी की स्थितिज ऊर्जा है, जो पानी की स्थितिज ऊर्जा है, वो पानी को क्या करते, कन्वर्ट करते गतिज ऊर्जा में। ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए पानी का डैम है, बहता हुआ पानी आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दिखा रहा है आपको चित्र में, और यहाँ पर एक जनित्र को घुमाता है, यहाँ से पावर बन करके देखिए बिजली के तार के द्वारा हमारे घरों में आती है, हमारे घरों में आती है। ये कैसे आती है, पानी की स्थितिज ऊर्जा है, उसको कन्वर्ट करते हैं कि इसमें हम पानी, बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा, और टरबाइन की गतिज ऊर्जा होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। पूरा कैसे हो रहा है, ये देखिए। ये पानी इकट्ठा किया है, डैम से बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पानी गिर रहा है यहाँ पर नीचे से, देखिए आ रहा है कैसे, और ये टरबाइन को कैसे क्या रहा है, घुमा रहा है। यहाँ से जब टरबाइन घूमेगी, माने बिजली बनाना है, टरबाइन को, जनरेटर को किसी भी तरह से घुमाना है, तो चाहे कोयले का उपयोग करके घुमाओ, चाहे प्राकृतिक गैस का उपयोग करके कमाओ, चाहे जल का उपयोग करके करो, चाहे यूरेनियम का उपयोग करके करो, आपको उसको घुमाना है। अब आपको जिसमें सस्ता लगता है, जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, वैसा उपयोग हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये जल विद्युत केंद्र में, इसमें ईंधन के जलने की बात नहीं होती, कोयला जलता है, भाप बनती है, तब टरबाइन घूमती है, ऐसा नहीं। तो जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता। तो ज्वलन नहीं होता, तो जो ज्वलन से हानि होती है, उससे तो प्रदूषण से बच सकते हैं। परंतु आप जब बड़े बड़े डैम बनाएंगे, बड़े बड़े बांध बनाएंगे, तो जो आप पानी रोकेंगे, तो जब रुक जाएगा पानी, आगे नहीं बहेगा, तो पीछे साइड में चारों तरफ फैल जाएगा। तो उसमें जो जंगल है, जो उपजाऊ जमीन है, जो सजीव हैं, वो बहुत लोगों के ऊपर उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जल विद्युत केंद्र में भी यह पर्यावरण स्नेही नहीं है। तो कुछ न कुछ परेशानी हमेशा होती है। जल तो प्रदूषण नहीं फैलाता है, लेकिन पानी आप रोकेंगे तो नदी नाले का पानी जो होता है वो फैलेगा तो वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, जो जीव जंतु हैं, सबको नुकसान पहुँचता है। तो बच्चों, जहाँ पर कुछ लाभ है, वहाँ पर कुछ हानि भी होती है। तो जो लाभ भी होता है और हानि भी होती है। यहाँ जल विद्युत निर्मित के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं। क्या है, जल विद्युत केंद्र में किसी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला जो प्रदूषण है वो तो नहीं होता है। लेकिन दूसरा हमने क्या बताया कि जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मित संभव है। और विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मित तो अखंडित हो सकती है। माने पानी बारिश होगी, भर जाएगा, उसका भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या है, बाद में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी जमीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव विस्थापित हो सकते हैं, और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वसन का प्रश्न निर्माण होता है। बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन, जंगल पानी में समा सकते हैं।
बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, जहां फायदा है वहां नुकसान भी है। आगे हम आपको पवन ऊर्जा के बारे में बताएंगे। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र। बच्चों, ये पवन ऊर्जा है, हवा हमेशा चलेगी, ये रुकेगी नहीं। अगर इससे विद्युत निर्मित की जाती है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके, हवा में गतिज ऊर्जा होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके, ये देखिए, इसकी गतिज ऊर्जा को हम किस में करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे कामों में पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता था। इसी ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जा सकती है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, पवन चक्की कहते हैं, विंड टरबाइन बोलते हैं। इसमें लगे टरबाइन के पातों से बहती हवा टकराने पर पाते क्या होती, घूमती है, और टरबाइन का अक्ष गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स के द्वारा जनित्र जुड़ा होता है, और घूमते हुए पातों से जनित्र घूमता है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। बहुत सारे जगह पर ये प्लांट लगाए गए हैं, समुद्र के किनारे भी लगाए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र के किनारे पर हवाएं तेज चलती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा विद्युत निर्मित की जा सकती है। ये देखिए, विशिष्ट वेग से बहने वाली जो पवन होती है वो क्या करती है, पवन द्वारा जो घूमने वाले बड़े बड़े पातों वाला जो टरबाइन होता है वो क्या करता है, जनरेटर से जुड़ा होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है, जनरेटर को घुमाता है और उससे बिजली क्या होती है बच्चों, पैदा होती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। ये कैसे होता है, चित्र हम आपको इधर दिखाते हैं। देखिए चित्र, ये पवन है, इसका साफ्ट है, ये देखिए साफ्ट, ये पाती है, बड़ी बड़ी ब्लेडें हैं, ये ब्लेडें जो होती घूमे, पवन घुमाता रहता है, तो ये घुमाता रहता है, ये साफ्ट को घुमाता है, ये किसको घुमाता है, साफ्ट को घुमा देता है, और साफ्ट के अंदर एक गियर बक्स होता है। ये साफ्ट जितना धीरे से घूमता है, गियर बॉक्स के द्वारा जो होती है, इसमें बेरिंग वगैरह लगी रहती है। ये साफ्ट क्या करता है, ये देखिए जनित्र को घुमाता है। साफ्ट क्या करता है बच्चों, जनित्र को घुमाता है, और उससे जो होती है वो विद्युत निर्मित होती है। बच्चों, सौर ऊर्जा पर भी आधारित विद्युत केंद्र है, सोलर सिस्टम। आजकल सौर ऊर्जा का बहुत ही उपयोग हर जगह हो रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणों से समाविष्ट होता है प्रकाशीय ऊर्जा, एक भी कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसके आधार पर, सौर ऊर्जा के आधार पर सौर विद्युत सेल बनाए गए हैं। इसमें सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा फोटो वोल्टाइक परिणाम के कारण दिष्ट विद्युत ऊर्जा की निर्मित होती है। सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र भी बने होते हैं, जिसका अध्ययन आप लोग स्वयं करेंगे। तो बच्चों, हम लोग विद्युत निर्मित के बारे में सीख रहे थे। विद्युत जो है उसका, जैसे पानी का उपयोग करते हैं, उसका भी हमें क्या करना चाहिए, कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये पवन चक्की की रूपरेखा है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।